चलिए फिर शुरू करते हैं। आज इंटरनेशनल जो न्यूज है इसका फाइनल पार्ट होने वाला है। देखो 2 दिन का गैप हो गया यार, उसका रीजन था कल वैसे वीडियो आपका मिल जाता, लेकिन कल क्या हुआ, छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ तो उसके चलते राइट हैंड में, ये देखिए राइट हैंड में थोड़ी सी चोट लगी थी, जिसके कारण कल लिखने में थोड़ा सा ज्यादा पेन हो रहा था, तो इस कारण से कल वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन आज थोड़ा सा पेन कम है तो आज वीडियो उसका बना देंगे और कंप्लीट कर देंगे, फाइनल कर देंगे। इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज हम कर चुके हैं, फिर देखो वीडियो कंटिन्यू रखा जाएगा क्योंकि दिसंबर में अपना एग्जाम है। जैसा अभी आयोग के द्वारा ऑफिशियली तो नहीं आया है, लेकिन ये हम मान कर चल रहे हैं, ठीक है। अब दिसंबर में एग्जाम है तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है, तो जो संक्षिप्तकी वाला पार्ट है वो पीपी सर के द्वारा आपका कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद अपना जो आर्थिकी और वैज्ञानिक वाला होगा कुछ समय के बाद जैसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा इसको। अभी थोड़ा सा क्या करना, आप संक्षिप्तकी का पार्ट कवर करना ताकि मैगजीन्स आपकी क्या है साथ साथ आपकी पैरेलल डेली टू डेली चलती रहे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, हम इंटरनेशनल न्यूज वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो देखने का देखो मतलब क्या होता है, आप मैगजीन अपने स्तर से पढ़ सकते हो, तो हम क्या करेंगे यहां कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीजें आपको वीडियो के साथ साथ रिटेन करा दी जाएं। पीछे आपका एक्सपीरियंस ये रहा भी होगा कि वीडियो के साथ आपको चीजें याद हो रही होंगी, वही प्रयास किया जाता है, अन्यथा फिर सभी के पास मैगजीन है और फिर यहाँ वीडियो करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो शुरू करें फिर बिना देर किए हुए, और अब कंटिन्यू आपकी सीरीज आएगी। देखो तो आज सबसे पहली न्यूज क्या है हमारी, याउंडे घोषणा, ठीक है। एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड। हाँ, पहली न्यूज क्या थी, याउंडे घोषणा। अब देखो इसको मैप पर पहले देख लेते हैं, याउंडे घोषणा को लेकर के जो भी न्यूज है अभी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा अफ्रीका के मैप को हम देखेंगे और मैप से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी हमारी। जैसे यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको याउंडे प्लेस पहले पता होना चाहिए कहां पर है। तो कैमरून आपको दिखा, ध्यान से देखना, कैमरून दिख रहा है आपको, कैमरून की ही कैपिटल है आपकी याउंडे। तो कैमरून की कैपिटल है याउंडे, यहीं पर बैठ करके डिक्लेरेशन होता है। बोले डिक्लेरेशन किसका होता है, देखो ये माली हो गया आपका, बुर्किना फासो हो गया, नाइजीरिया हो गया, ठीक है, नाइजर आपका, कांगो डेमोनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया, ये पूरी जो बेल्ट नजर आ रही है, ये बेल्ट आपकी समझ लो मलेरिया से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है। बोले कैसे, देखो मलेरिया पर एक रिपोर्ट आती है, एक वैश्विक रिपोर्ट आती है, यहां पाया जाता है कि 95% मामले जो हैं पूरे विश्व में वो इस बेल्ट में ही मलेरिया के पाए जाते हैं, और सर्वाधिक मौतें भी कहां पर हो रही हैं, इसी बेल्ट में हो रही हैं। तो यहीं पर सारे देश मिलकर के कैमरून की जो कैपिटल है याउंडे, यहां पर बैठते हैं और डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई मलेरिया से अब कोई नहीं मरेगा। इस थीम पर वो बात करेंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। कहां पर बैठेंगे, याउंडे में बैठेंगे। याउंडे कहां पर है, कैमरून की कैपिटल है, समझे, ध्यान से समझना। सारी चीजें मैप के साथ देखते हुए चलोगे तो ब्रेन आपका क्या करेगा, ब्रेन आपका इजिली उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इसलिए दिखाया गया है ये। तो यहां पर बैठकर सारे देश हैं ये सारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलेंगे अब मलेरिया से कोई नहीं मरेगा। यही थीम रहेगी कि मलेरिया से अब कोई नहीं मरेगा। और मलेरिया के बारे में आपको देखो बायो में प्रश्न यहां से बन सकता है मलेरिया पर। मलेरिया की जानकारी क्या होनी चाहिए कि ये परजीवी से यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाला ये एक रोग है। और ये किसके कारण, इसका वाहक कौन होता है, इसका वाहक होता है मच्छर। और कोई पूछे कौन सा मच्छर, तो मादा एनाफ्लीज, क्या नाम होता है भाई, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। बायो वाली क्लास में बहुत अच्छे से किया था। जैसे डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर होता है, वेक्टर, बोले एडीज मच्छर होता है। वैसे मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला, परजीवी से होने वाला रोग है, और इसका जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। बायो में देखो मलेरिया से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा। करंट में जो क्वेश्चन बनेगा तो याउंडे घोषणा, याउंडे डिक्लेरेशन से क्वेश्चन बनेगा। कहां पर हुई, बोले कैमरून की कैपिटल में बैठे, और इसमें 11 देश ये जो दिख रहे हैं, ये बेल्ट है, ये 11 देश शामिल है। तो यहां से प्रश्न इससे ज्यादा नहीं आएगा। थीम है वो भी बता दी कि मलेरिया से अब कोई नहीं मरेगा, ये इसकी थीम है, क्लियर हो गया। ये अभी न्यूज देखो यहां ऐसे दी हुई थी हमारी मैगजीन पे, इसको हमने मैप के माध्यम से, अफ्रीका के पॉलिटिकल मैप के माध्यम से इजीली समझ लिया। अब अफ्रीका के कुछ और देश देखते हैं, क्योंकि आगे जो न्यूज आने वाली है वो इन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड है। तो अब आ जाओ मैप में थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली न्यूज, दूसरा अगली न्यूज कौन सी देखो मिलेगी देखने को, बुर्किनो फासो से मिलेगी। क्या है भाई, एक टेररिज्म इंडेक्स आता है आपका, कौन सा इंडेक्स, आतंकवाद जो सूचकांक, टेररिज्म इंडेक्स। अब टेररिज्म इंडेक्स को लेकर के जिसने टॉप बोले तो सबसे ज्यादा आतंकवाद किस देश में पाया गया, तो सबसे ज्यादा आतंकवाद आपका ये बुर्किनो फासो। ध्यान से देखो ये जो बुर्किनो फासो कंट्री है ना, यहां पर सर्वाधिक टेररिज्म देखने को मिला है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो यहां गौर से देखना, यहीं पर एक देश है इजराइल, है ना, चर्चा में बहुत है। तो इजराइल पूछा जाएगा किस देश के साथ में सीमा साझा करता है, क्योंकि इजराइल और इजिप्ट की ही सीमा पर एक क्षेत्र है गाजा, ठीक है, गाजा, जहां पर हमास सक्रिय है।
सभी ने पढ़ा होगा। हमास के चीफ को भी मार गिराया गया है इजराइल के द्वारा, ये भी करंट की एकदम न्यूज है। लेकिन इजराइल और इजिप्ट की सीमा पर ही है आपका गाजा पट्टी, और गाजा पट्टी पर ही विरोध शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ। हमास ने जब हमला किया इजराइल के ऊपर, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि इजराइल टू फ्रंट लड़ाई कर रहा है। एक तो यहां पर इजराइल लड़ रहा है किसके साथ में, गाजा, हमास के साथ में गाजा पट्टी में। दूसरा नॉर्थ में लेबनान के साथ में युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरा ईरान के साथ में भी स्थिति खराब है इस समय। ये इजराइल की एकदम करंट जियोपॉलिटिकल न्यूज है। लेकिन हमें यहां जानना है कि जो हम टेररिज्म इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, तो टेररिज्म इंडेक्स के चलते सर्वाधिक जो आतंकवाद है बुर्किना फासो में है। अभी हाल ही में 1 महीने पहले की न्यूज है, आपने देखा होगा कि यहां पर अलकायदा के जो कट्टरपंथी हैं, इनके द्वारा बुर्किना फासो में यहां मजदूर वर्ग के ऊपर सीधे सरेआम गोली चला दी गई थी। तो आतंकवाद की घटनाओं के कारण ही यह देश इस इंडेक्स में टॉप पर है। तो दूसरा स्थान कौन सा है, इस इजराइल का है। इजराइल में भी स्थिति ऐसी ही है। तो इजराइल में भी जो आतंकवाद की सूचकांक जारी किया गया, इसमें दूसरा स्थान इजराइल को दिया जाता है। तीसरा स्थान किसको है, यही बुर्किना फासो के ऊपर देखो एक कंट्री है माली। क्योंकि जो ये कट्टरपंथियों का उद्भव हुआ है इस क्षेत्र में, ध्यान से देखना, ये जो क्षेत्र है यहां जो कट्टरपंथियों का उद्भव हुआ है, ये माली से ही शुरुआत होती है। क्लियर। तो माली तीसरा स्थान रखता है। आतंकवाद सूचकांक में एक बात याद रखने वाली है कि इस बार अफगानिस्तान जो है टॉप 3 में कहीं नहीं है। टॉप 3 कंट्री हमने बता दी है कौन से हैं। पहला देखो यहां बुर्किना फासो दिख रहा होगा, दूसरा इजराइल है आपका, और तीसरा माली है। ये टॉप 3 कंट्री इजीली अब आपको याद हो गए होंगे। पूरी यहां की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है वो समझ में आ गई होगी, उसके बाद ही कंट्री याद रखना भी आपके लिए आसान होगा। बाकी कुछ और कंट्री जैसे दिख रहे होंगे, यहां एरिट्रिया दिख रहा होगा, सोमालिया, इसकी भी चर्चा आएगी। एरिट्रिया हम चर्चा कर चुके हैं पीछे, याद करो जब हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ा था, तो वहां ये सारे जो देश है ना, इस क्षेत्र के जो देश हैं, ये कहीं टॉप करते हुए अगर खराब इंडेक्स होगा ना, कोई जैसे अब आतंकवाद का है, अब आतंकवाद में टॉप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोई जैसे सामाजिक सोशल प्रोग्रेसिव कोई इंडेक्स होगा, प्रगतिशील कोई सूचकांक होगा, तो वहां ये सबसे लास्ट में नजर आएंगे। जैसे एग्जांपल लो, एरिट्रिया दिख रहा है ये देश, अब एरिट्रिया जो है प्रेस फ्रीडम में सबसे लास्ट में नजर आएगा। वहीं आज एक इंडेक्स और पढ़ने को मिलेगा करप्शन का, ठीक है, जो भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, वहां भी लास्ट स्थान कौन सा है, ये सोमालिया जो देश है ना, लुटेरों से प्रभावित है बहुत ज्यादा, इस कारण यहां सरकार भी यहां की लुटेरी ही है। तो सोमालिया की जो देश है, जो सोमालिया देश है, इसकी जो सरकार है सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए। इसीलिए भ्रष्टाचार जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आएगा, उसमें सबसे लास्ट में कौन नजर आएगा, यही सोमालिया। तो कुछ कंट्रीज देखो यहां बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। और यही डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो भी आज चर्चा होगी इसकी चर्चा क्यों होगी, यहां पर देखो हमें जो पहली महिला तुलुका, क्या नाम है उसका, बस लास्ट का याद रखो, तुलुका नाम है ना, सुमिनुआ तुलुका नाम है उसका, जो पहली महिला राष्ट्रपति जो है यहां पर मिली हुई है। राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री भी ध्यान से आगे देख लेंगे, लेकिन याद रखना प्रथम महिला अगर जहां कहीं भी लग जाए इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो और कंट्रीज भी आपको आएंगे, नजर आएंगे, और नहीं तो पीछे तो आपने पढ़ा होगा कौन से, एक ये केनिया दिख रहा है और दूसरा ये नामीबिया दिख रहा है। याद आया कहां पर पढ़ा था, FATF पढ़ा था, है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF की जब हमने ग्रे लिस्ट पढ़ी थी, याद करो, जब ग्रे लिस्ट में हमने क्या देखा था, ग्रे लिस्ट में भैया मोनाको और वेनेजुएला, इसके साथ साथ 2 अफ्रीकी देश हमने और देखे थे। कौन से थे भैया, बताया था कन्या और नाम, तो कन्या से केन्या याद किया था और नाम से नामीबिया याद किया था। ये दोनों देश भी यहां पर दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो अफ्रीकन कंट्रीज हमारे बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनको मैप के माध्यम से उनकी लोकेशन भी देख लिया करो। लोकेशन देखने से क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो उस इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अब जितनी इंफॉर्मेशन बताई गई, चाहे आप देखो, अब आ जाओ मैगजीन पर आते हैं। मैगजीन में देखो याउंडे से संबंधित जो भी आपको डिक्लेरेशन से न्यूज दी गई, तुरंत आप जाओगे कैमरून पर, कैमरून की कैपिटल, फिर वो 11 देश आपके दिमाग में आएंगे, ब्रेन में तुरंत आपके क्या होगा, वो 11 देश आ जाएंगे, और वहीं पर देखो कैमरून की कैपिटल नजर आएगी, यहीं बैठकर इन लोगों ने घोषणा डिक्लेरेशन किया हुआ। दूसरा देखो टेररिज्म को लेकर के, अब इसको जारी करने वाला कौन है भैया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ना वहां इकोनॉमी अच्छी होगी ना वहां पीस अच्छी होगी, तो ऐसे याद कर लो। तो इंस्टीट्यूट जो है फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जो टेररिज्म इंडेक्स है। और टेररिज्म इंडेक्स के टॉप 3 हमने देख लिए, कौन से भैया टॉप 3 हैं। पहला बुर्किना फासो देखा, वहां हमने हाल ही में अटैक भी देखा, 1 महीने पहले हुआ, अलकायदा संगठन के द्वारा किया गया। दूसरा इजराइल देख लिया, तीसरा उसके ऊपर ही माली है। ठीक, अब देखो जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, आपका ब्रेन इमेजिन कर रहा होगा उस मैप को, जो मैप दिखा दिया, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही होता है फायदा मैप देखने का। यही भारत की रैंक कितनी भाई टेररिज्म में, तो भारत की रैंक यहाँ पर 14वीं है। ठीक, ये रैंक याद कर लेना। बहुत सारी चीजें यहाँ याद कराई जाएंगी, और कुछ चीजें जो रटने वाली बताई जाए वो रट लेना। 2-4 चीजें रहेंगी यार, इतना तो रट ही सकते हो। फिर अगली न्यूज पोखरा को लेकर के है। देखो नेपाल में टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टूरिज्म के दृष्टिकोण से एक बहुत ही सुंदर जगह है जो नेपाल का पोखरा है। बहुत सारी झीलें यहाँ नजर आएंगी, तो उस क्षेत्र को पोखरा, हमारे यहाँ तालाब को क्या बोलते हैं पूर्वांचल वगैरह में, पोखरा बोला जाता है। तो ऐसा ही क्षेत्र है, हिल स्टेशन है नेपाल का, इसे नेपाल की
टूरिज्म कैपिटल घोषित किया गया है। बेसिकली यहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के संदर्भ में ही यह घोषणा की गई है। क्लियर? तो आसान न्यूज है, वन लाइनर है एकदम। अगली न्यूज आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को लेकर के है। इसको याद कर लें, इसको भी याद कर लेंगे, पहले सुन लो इंफॉर्मेशन क्या है। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, क्या है भाई? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, ध्यान रखना। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। जारी करता जो है इसका हेरिटेज फाउंडेशन है और ये अमेरिका का एक थिंक टैंक है। दूसरी बात यह है कि इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि भैया इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फ्रीडम किस देश ने दे रखी है? बोले सिंगापुर ही हम गेस कर सकते हैं। इसी कारण सिंगापुर को एफडीआई बहुत ज्यादा मिला हुआ है। दूसरा, फ्रीडम के चलते ही वो हेवन टैक्स कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। तो ये इजिली गेस किया जा सकता है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है। अब भारत की रैंक देखो, इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक क्या है? 126। इंडेक्स में क्या क्या पूछा जाता है? जारी करता, टॉप और भारत की रैंक। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखो चीजें होती हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आती हैं। ठीक है, अब देखो इसकी रैंक याद कर ली जाए। देखो कैसे रैंक बहुत आसानी से याद होती है। कैसे याद होगी? याद करो, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या बताया था? बोले हैप्पीनेस इंडेक्स में हमने रैंक देखी थी 1 2 का 4 ना होकर के 1 2 का 6 थी। पिछले वीडियो में बताई थी। नहीं देखा होगा तो भैया कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और कर लोगे कनेक्ट तो इजीली अभी ये भी याद हो जाएगी। बोले हैप्पीनेस इंडेक्स में 1 2 6 थी, और 1 2 6 ही कहां पर है भैया? इकोनॉमिक फ्रीडम में है। याद करा दें, देखो ध्यान से लिखो। GH ये क्या है? ग्लोबल हैप्पीनेस, इसकी तो याद है हमें। अब बोले GH, इसके पहले क्या आता है? EF आता है। आता है कि नहीं आता है? तो बस ABCD लिखनी है। क्या लिखना है? EFGH लिखा। अब GH का मतलब क्या है? ग्लोबल हैप्पीनेस, और EH का मतलब क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम। ये दोनों इंडेक्सेस में भारत की रैंक क्या है? 126। याद हो गई? बस ABCD याद रखनी है, भारत की रैंक याद हो गई। EFGH, तो GH है ग्लोबल हैप्पीनेस, EF है इकोनॉमिक फ्रीडम, और दोनों में ही भारत की रैंक क्या है? 126। याद? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। पहले इसको देखते हैं, बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अब इनोवेशन याद करो, इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जिसके पास भी इनोवेशन होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की ओर भागेगा कि नहीं भागेगा? बोले बिल्कुल भागेगा। तो इसी तरीके से एक तो हमने इनोवेशन में, नवाचार में भारत की रैंक देखी थी। क्या रैंक थी भाई? याद करो, नवाचार से ही याद की थी हमने, 0 लगाया था। ये पिछली साल थी, और इस साल 39 -1 हो गई है। याद किया? रिवाइज भी करते रहा करो ऐसे साथ साथ, पीछे की जो चीजें है ना इंफॉर्मेशन, वो पढ़ते रहा करो साथ में, जब उससे रिलेटेड आया करे। अब जैसे ये इनोवेशन के साथ से जुड़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इंडेक्स जो आता है ये जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। अब इसमें भारत की जो रैंक है, पहले तो टॉप कौन? इनोवेशन प्रॉपर्टी, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर जागरूक सबसे कंट्री है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं भारत की रैंक क्या है? देखो भारत की जो रैंक है 42वीं है। इसको याद कर लें। देखो ध्यान से देखना, बहुत इजीली याद हो जाएगी। नवाचार में हमने क्या देखा था भैया? नवाचार में जब 0 लगाया तो ये इनोवेशन इंडेक्स की रैंक हमें प्राप्त हो गई 40 से 39। अब हमें बौद्धिक, क्या है भैया? बौद्धिक। ध्यान से देखो, ये शब्द देखना ध्यान से, बौद्धिक लिखा हुआ है तो बौद्धिक। अब द्वि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। तो 4 में ही यही द्वि को लगा दो, है ना? 4 में ही यही द्वि लगा दो, भारत की रैंक आ जाएगी। बौद्धिक में हमने द्वि को उठाया और 4 के आगे द्वि लगा दिया। ठीक है, द्वि लगा दिया, वैसे हमें 42 रैंक आ गई भारत की। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में बौद्धिक पर आपको फोकस ज्यादा करना है पढ़ते वक्त, तो आपको ध्यान आएगा 4 और 2 ये बौद्धिक की है, और नवाचार में 4 0 से 39, यानी कि 39 किसकी है? ये इंडेक्स जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक 39 है। ठीक है, ऐसे आपको इजिली याद आ जाएगा कम से कम, वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होगे भाई बौद्धिक की कितनी थी, नवाचार की कितनी थी। कंफ्यूजन वहां हो जाएगा, 39 42 लिखकर आ जाएगा ना। अगर कुछ निमोनिक नहीं बनाओगे, श्योर शॉर्ट बात है, पढ़ने के बाद भी वहां कंफ्यूज हो जाओगे। अब भ्रष्टाचार पर आते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में एक कंट्री दिखाया था, सोमालिया, जिसने अंतिम स्थान प्राप्त किया था। चलो आ जाओ, याद करते हैं इसको। भ्रष्टाचार का सूचकांक जो जारी करने वाला कौन है भाई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो यही सूचकांक जारी करता है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। यहां टॉप किया है डेनमार्क ने, अंतिम है सोमालिया, और भारत की रैंक क्या आई है भैया? 39 आई है, सॉरी 93 आई है। इजिली याद हो जाएगा, समझ लो। देखो बहुत आसानी से याद होगा। कैसे? करप्शन है। बोले करप्शन किस देश में नहीं होगा? जहां पर कोई मार्क ना मिले करप्शन का। बोले कोई मार्क नहीं मिले तो बोले डेनमार्क याद हो गया। ठीक है, और करप्शन कहां ज्यादा होगा? बोले जिसने माल लिया ज्यादा, जिसने माल लिया ज्यादा, बोले सोमालिया। जिसने माल लिया बोले तो माल लिया से क्या याद हुआ? सोमालिया। जिसने ज्यादा माल लिया वही लास्ट आया, और हमने सोमालिया की लोकेशन भी देख ली। और टॉप किसने किया? बोले जहां कोई मार्क नहीं मिलता है करप्शन का।
कोई मार्क नहीं मतलब डेनमार्क हो गया, वहां से हमने मार्क को उठाया और मार्क कीवर्ड के साथ में डेनमार्क को याद किया। अब भारत की रैंक क्या भैया, भारत देखो बहुत आसान है याद रखना, ध्यान से देखना भारत कैसे, भारत में क्या किया तुमने 39 लिखा और 39 को ही 93 बना दिया। बोले इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है, ये क्यों लिखा गया, ध्यान से सुनो क्यों लिखा गया, क्योंकि भारत का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसमें स्कोर क्या है 39 है और भारत की रैंक क्या है जस्ट अपोजिट। बोले इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या दिख रहा है, तो बस याद करने के लिए ये मजेदार तरीका बताया गया था, इसके चलते हमें भारत की रैंक 93 याद हो गई। और भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बढ़ा कैसे है, 8 रैंकों की यहां पर गिरावट हुई है। पिछली बार अगर भारत की रैंक देखी जाए तो 85 थी, कितनी थी भाई 85 रैंक थी और 85 से इस बार 93, स्कोर कितना है 93, तो 39 को 93 बना दिया भारत में, इतना भ्रष्टाचार है, ऐसे याद कर लिया हमने। तो 93 रैंक है, लास्ट ईयर 85 थी जो बढ़ चुकी है और बढ़ने के बाद अब 93 भ्रष्टाचार और बढ़ चुका है। अब गरबा पर आते हैं, गरबा क्या हुआ भैया, गरबा जो है इस समय यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गया है। अब समझते हैं यूनेस्को जो है, देखो यूनेस्को के द्वारा दो कैटेगरी बनाई जाती हैं, जो हमारे हेरिटेज वगैरह हैं, जो भी हेरिटेज वगैरह हैं जैसे हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनको कहां पर शामिल किया जाता है, इनको शामिल किया जाता है मूर्त विरासत में, ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल दो कैटेगरीज होती हैं। तो मूर्त विरासत में हमने पढ़ लिया है कि 43 भारत में मूर्त विरासतें हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल हैं। उसमें 43वीं कौन सी थी, मोइद्दम थी असम की, याद किया, रिवाइज हुआ, तो मोइद्दम शामिल किया गया है। टोटल 43 आपकी हेरिटेज हो चुकी हैं, ये आपकी मूर्त विरासत है। अब अमूर्त में आता है जैसे हमारी कोई बहुत प्राचीन परंपराएं हैं जिनका अनुपालन करते हैं, तो ये सारी परंपराएं जो हैं आपकी अमूर्त विरासत की श्रेणी में शामिल की जाती हैं यूनेस्को की। इसी अमूर्त विरासत में जो हमारी लेटेस्ट की न्यूज है 15वीं अमूर्त विरासत के रूप में गरबा को शामिल किया गया है। क्लियर, ये न्यूज क्लियर हो गई। और देखो राइटिंग पर थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि राइटिंग ये क्या है, पेन अभी पकड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इस कारण थोड़ा गंदा लिख रहा होगा, लेकिन जो डिक्टेट किया जा रहा है ना, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस थोड़ा ज्यादा करना और पेन लेकर के बैठना, अपनी बुक पर चीजें वो लिखते चलना, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर 15वीं जो विरासत बनी हुई है वो गरबा बन चुकी है, और गरबा अभी नवरात्रि हुई है, नवरात्रि में खूब किया भी है लोगों ने गरबा, तो इससे तो परिचित हो गया बहुत ज्यादा। तो इंटेंजिबल में भारत की हो गई 15 और जो आपकी मूर्त है तो उसमें आपकी 43 आपकी शामिल हो चुकी है। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो अगला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देखो क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या क्या न्यूज हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के हमने पढ़ रखा है जो यूएनएफसीसी, ठीक, याद है कि नहीं, एनवायरमेंट की क्लास की थी, तो यहां पर क्लाइमेट चेंज पर आपका यूएनएफसीसी आता है, अर्थ समिट में है ना, रियो डी जेनेरियो जो रियो समिट होती है 1992 की, यहाँ 3 संगठन आपके दिखाई देते हैं यूएन की, 3 बॉडी, कौन कौन सी, एक यूएनएफसीसी है जो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, दूसरा सीबीडी है जो आपका कंजर्वेशन ऑन बायोडायवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी पर है, तीसरा भैया यूएनसीसीडी है जो डिजर्टिफिकेशन पर, बहुत अच्छे से किया था हमने वहां पर एनवायरमेंट में। तो यहाँ न्यूज है यूएनएफसीसी की जो बैठक होती है वो भी COP28, ये भी कई बार पढ़ चुके हैं और हर बार रिवाइज कराता हूं तो एकदम रट जानी चाहिए तो कंठस्थ। तो COP28 हमने देखा था दुबई में होती है। अब वहीं पर ही जो आपका CAN है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो इंटरनेशनल है, साथ ही साथ जो जर्मन वाच है और आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर के यह जो इंडेक्स है जारी किया जाता है क्लाइमेट चेंज के परफॉर्मेंस को लेकर के, यानी कि सारे जो वैश्विक स्तर पर देश हैं अपने यहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के किस तरीके की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये देखा जाता है इस इंडेक्स में। तो इसमें पाया गया भैया कि टॉप 3 के जो पैरामीटर बनाए गए हैं, टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आता है, याद रखना, टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है, कोई ऐसे महाशय नहीं है जिन्होंने इतना बेहतर काम अपने यहां पर किया हो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर जो टॉप 3 में उन्हें शामिल करा पाए। तो पहली न्यूज तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा फिर कौन है भैया, डेनमार्क है जिसने टॉप किया है, वो भी चौथी रैंक आई है, और भारत की यहां पर देखो 7वीं रैंक है। बोले तो देखा जाए तो चौथी रैंक है क्योंकि 3 पर तो कोई देश ही नहीं है, फिर 4 से ही शुरू होती है रैंकिंग, तो चौथे पर डेनमार्क है, फिर इसी के नीचे स्थित है जो आपका डेनमार्क के ईस्ट में, हमने लोकेशन देखी थी पिछले वीडियो में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड के नीचे क्या था, फिनलैंड के नीचे ही ये एस्टोनिया था। तो डेनमार्क है, एस्टोनिया है, और फिर आपका फिलीपींस है, और चौथा भारत है। ऐसे तो चौथा है लेकिन अगर रैंक वाइज देखा जाए तो 7वीं रैंक है, ध्यान रखना, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत की 7वीं रैंक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये टाइम मैगजीन की बात हो रही, टाइम्स की नहीं, वो टाइम्स अलग है, वो टाइम्स यूनाइटेड किंगडम का है, और ये टाइम जो मैगजीन है ये अमेरिका की है। तो अमेरिका में ये वीकली टाइम मैगजीन निकाली जाती है, बोले तो साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक स्तर पर ये टाइम मैगजीन आती है, और इसके कवर पेज में इस बार किसको शामिल किया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना जाता है उसे कवर पेज में उसकी फोटो आती है, ठीक है, इस मैगजीन में आपने देखा होगा टाइम मैगजीन में। तो इस टाइम मैगजीन में जो फोटो आई हुई है वो टेलर स्विफ्ट की आई है, पॉप सिंगर है अमेरिका की टेलर स्विफ्ट। तो टेलर स्विफ्ट को यहां पर
इसके कवर पेज में। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसको चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि टेलर स्विफ्ट जो है ये दूसरी बार टाइम मैगजीन की कवर फोटो पर आ रही हैं। इसके पहले द साइलेंस ब्रेकर। अब साइलेंस ब्रेकर क्या था? बेसिकली जो महिलाओं के प्रति जो यौन दुर्व्यवहार होता था उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं का एक ग्रुप था। उन महिलाओं के ग्रुप में टेलर स्विफ्ट भी शामिल थी। तो पहली बार तो वो कवर पेज पे आ चुकी हैं, लेकिन एलोन है ना, एलोन अकेले अगर पहली बार वो किसी इस मैगजीन के कवर पेज पर आई हैं तो इस बार आई हुई हैं टेलर स्विफ्ट, लेकिन दूसरी बार वो आ चुकी हैं। ऐसे याद रखना इस न्यूज को। सीईओ ऑफ द ईयर भी इसमें दिया जाता है सैम ऑल्टमैन को, और एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को मिला हुआ है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स निवल को मिला हुआ है। लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को चुना गया। अगली न्यूज, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। याद रखना दो हैं जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग करती हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन कौन सी? पहली देखो टाइम्स वाली हमने याद कर ली थी, ध्यान करो कैसे याद की थी। टाइम्स के एस से हमने याद किया था। कौन कौन सा था भैया आपका? एस से चाइना की, चलो आपको बतानी मैं नहीं बताऊंगा, है ना। कौन सी थी? एस से ही एक आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, एशिया की यूनिवर्सिटी जो निकाली थी उसने टॉप किया था। बाकी इंडिया की हमने देखा था साइंस, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थी। ठीक, अब टाइम्स बताओ, पिछला वीडियो देखा होगा तो तुरंत कमेंट कर देना अगर याद आ रहा होगा। ऐसे ही बताई थी आपको कि टाइम्स के अकॉर्डिंग जो एशिया की टॉप कर रही है वो ये है। फिर यहां पर क्यूएस की आती है, ठीक है। अब क्यू से याद रखना है आपको। देखो क्यू वाली जो क्यूएस है, क्यू के पहले क्या आता है? पी आता है कि नहीं आता है? ठीक, याद करने के लिए बता रहा हूं। तो क्यू से पहले पी आता है, तो पी आपको लिख देना है और पी से आपको पेकिंग यूनिवर्सिटी याद रखना है। ठीक, कौन सी यूनिवर्सिटी एशिया की है जिसने टॉप किया? यहां पर पेकिंग यूनिवर्सिटी है। और भारत की कौन है भैया? भारत की आईआईटी बॉम्बे है। ये वहां बहुत कंफ्यूज करेगा, अगर निमोनिक नहीं बनाया ना, एग्जाम में आ गया ना तो बहुत कंफ्यूज करेगा। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बोले यार पैकिंग कर रहा था कोई व्यक्ति, दूसरा एक तरीका बताता हूं कहानी के माध्यम से। बोले कोई व्यक्ति पैकिंग कर रहा था, अब बोले क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे बॉम्बे जाना था। तो उसने पूछा क्यों कर रहे हो भाई पैकिंग? बोले क्योंकि बॉम्बे जाना है हमें। ठीक है, तो क्यू से आपका क्यूएस कॉकरली सीमेंट्स के द्वारा जो एशिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो रैंकिंग निकाली जाती है। बोले क्यों कर रहे हो पैकिंग? बोले क्योंकि हमें जाना है बॉम्बे, हीरो बनना है। ठीक है, तो पैकिंग कर रहा था बॉम्बे, बॉम्बे से हो गई आईआईटी बॉम्बे और पैकिंग से हो गई पेकिंग यूनिवर्सिटी। वहीं जो टाइम्स में हमने देखी थी, टाइम्स में टॉप की थी, याद करो संघाई की थी कि नहीं की थी? तो संघाई यूनिवर्सिटी जो है टॉप की थी वहां पर। और जो भारत की थी भैया, भारत की कौन सी थी? भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस थी, बेंगलोर की। तो इसी कारण से बोला था क्यूएस और टाइम्स दोनों की याद रखनी है। जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा उस हिसाब से आपको आंसर देना है। फिर अगली न्यूज देखो ग्वालियर और कोझिकोड को लेकर के है। ग्वालियर और कोझिकोड को यहां पर सात जो रचनात्मक क्रिएटिविटी जो सिटीज हैं, देखो यूएन के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है क्रिएटिव सिटीज को लेकर के, है ना, जहां उनकी क्रिएटिविटी के कारण वो प्रमुख रूप से वो शहरों को एक अपनी पहचान मिली हुई है। तो उसी के चलते 7 कैटेगरी बनाई जाती हैं। पहली है आपकी शिल्प और लोक कला, फिर मीडिया आर्ट है, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला बोले तो गैस्ट्रोनॉमी, और साहित्य और संगीत। ये 7 कैटेगरी बनाई गई। इन 7 कैटेगरीज में ध्यान से सुनना, जो क्रिएटिविटी होती है इन शहरों की उन्हें शामिल किया जाता है यूएन की लिस्ट में। अभी न्यूज ये है कि ग्वालियर को और कोझिकोड को, ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये देखो बैजू बाजवा और तानसेन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो इनसे जुड़ी हुई यह भूमि है। तो इस कारण ये संगीत वाली कहां पर शामिल की जाएगी? जो संगीत वाली कैटेगरी है इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं कोझिकोड को क्या है भैया? कोझिकोड जो है एक लिटरेचर सिटी के रूप में केरल की जाना जाता है, तो साहित्य में शामिल होने वाली यह बन जाएगी सिटी। और याद रखना भारत की यह पहली है सिटी जो साहित्य की कैटेगरी में शामिल हुई है। और जो ग्वालियर है म्यूजिक में तो शामिल हुई है, लेकिन म्यूजिक में यहां पर और भी हैं कंट्री, सॉरी और भी भारत के शहर हैं जो इस म्यूजिक वाली कैटेगरी में, संगीत वाली कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। कौन कौन? एक देखो वाराणसी है, दूसरा चेन्नई है। वाराणसी और चेन्नई पहले ही शामिल हो चुके हैं, ध्यान रखना। और जयपुर भी आपका शिल्प और लोक कला वाली कैटेगरी में शामिल है। मुंबई फिल्म वाली में, हैदराबाद पाक कला यानी कि खाने पीने वाली चीजों में, बिरयानी तो जानते हो ना हैदराबाद की। श्रीनगर शिल्प और लोक कला में, है ना, श्रीनगर की शाल तो सभी को पता होगी। और ये समझते हैं ये इसके पहले 6 आपके शहर थे जो इसके क्रिएटिविटी वाले लिस्ट में, सिटी में शामिल थे। अभी 2 और आ चुके हैं, कोझिकोड केरल का और ग्वालियर मध्य प्रदेश का। तो टोटल अब भारत के कितने हो चुके हैं इस लिस्ट में? 8 हो चुके हैं। ये महत्वपूर्ण न्यूज हो गई, सारी न्यूज याद हो गई। अब इजराइल और फिलिस्तीन पर आते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद हमने देख लिया जो चल रहा है, जो गाजा पट्टी पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके चलते हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? एक तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें भारत की नीति पूछी जाएगी इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। तो भारत देखो इजराइल को भी एक कंट्री मानता है, फिलिस्तीन को भी एक कंट्री मानता है। इस संदर्भ में ही टू स्टेट जो फिलॉसफी है, टू स्टेट जो थ्योरी है, इस संदर्भ में दी जाती है। टू स्टेट बोलो तो दोनों को स्वतंत्र रूप से मान्यता दे रखी है भारत ने, इजराइल को भी फिलिस्तीन को भी। तो भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों राष्ट्रों के साथ में अपनी नीतियां बनाता है। चाहे इजराइल फिलिस्तीन के मामले में देख लो, चाहे रूस यूक्रेन के मामले में देख लो,
हर जगह भारत की जो नीति है, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है, वो एकदम विदेश नीति अविरल नजर आती है। क्लियर? तो ये तो चलो हमें मेंस वाले पार्ट में नजर आएगा। प्रीलिम्स वाले पार्ट में यहां से समझना है कि देखो गाजा पट्टी पर जब 7 अक्टूबर की घटना होती है, हमास का चीफ होता है, ध्यान से समझना, 7 अक्टूबर को इजराइल के द्वारा लगातार ये डेट फोकस की जाती है, तो ये डेट एकदम याद कर लेना। बोलता है कि 7 अक्टूबर का ही हमने बदला लिया है जो अभी हमास के चीफ को मारा हुआ है। ठीक है? तो इस दिन हुआ क्या था, इजराइल के बॉर्डर को तोड़ते हुए अटैक किया गया था गाजा पट्टी से फिलिस्तीन की ओर से। वहां पर 1200 से ज्यादा जो यहूदी हैं उन्हें मारा गया था, उसका ही बदला इजराइल के द्वारा लिया जाता है, ऐसा इजराइल के द्वारा क्लेम किया जाता है। वहीं जब हमास के क्षेत्र में जाओगे, जब फिलिस्तीन से पूछा जाता है, तो बोला जाता है कि इजराइल ने जो उसके ऑपरेशन अलक्शा, बोले तो अलक्शा क्या है, अलक्शा जो है मस्जिद है, फिलिस्तीन मस्जिद है, तो अलक्शा पर जो आपका समझ लो इजराइल के द्वारा अटैक किया गया, उसका ही वो विरोध था, उसका रिटेलिएशन था। यह फिलिस्तीन के द्वारा तर्क दिया जाता है। तो फिलिस्तीन ने ही ऑपरेशन अलक्शा फ्लड जारी किया, जिसके बाद 7 अक्टूबर की घटना हमें दिखाई देती है। ठीक है? समझना बात को, कहानी को रिलेट करते हुए चलना, सारी न्यूज याद हो जाएगी। तो अलक्शा किया जाता है ये ऑपरेशन फिलिस्तीन के द्वारा, और इसके संदर्भ में रिटेलिएट करते हुए इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किया जाता है। वहीं भारत के भी कुछ नागरिक यहां पर फंसे हुए थे, तो भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय यहां पर प्रारंभ किया जाता है। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, 3 आ ही हैं। क्या भैया? 3 आ है, ध्यान करो। पहले आ से मतलब क्या है? अलक्शा, दूसरे आ से मतलब क्या है? आयरन स्वॉर्ड, और तीसरे आ से मतलब क्या है? अजय। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़े हुए जो तीनों के तीनों ऑपरेशन है, वो तीनों आ से संबंधित है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये निमोनिक है, याद रखने के लिए अपने ब्रेन को, ऐसे अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए निमोनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो यही निमोनिक है ना। बैटरी लो भी हो रही है, चलो ठीक है, उससे पहले कंप्लीट कर लेंगे। अगला भाई ढोर्डो। अब ढोर्डो क्या है? ढोर्डो जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, देखो टूरिज्म जो विलेज है, अब विलेज में सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया, अगर सतत पर्यटन को, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को आपको क्या करना है? उनकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी, और उनकी जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, जो विशेषता है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में ढोरेडो, ढोरेडो जो है आपका, ये गुजरात में स्थित एक गांव है, और यहाँ पर हर वर्ष रण उत्सव होता है। चूंकि कच्छ के रण में स्थित है, इसीलिए हर वर्ष यहाँ पर रण उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद ही इस क्षेत्र को जब यूएनडब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ यहाँ क्या है? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेवल ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लेना। क्या है भाई? टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जब बैठक होती है समरकंद उज्बेकिस्तान में, तो यहीं पर 54 गांव होते हैं जिन्हें ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया जाएगा, है ना। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का टूरिज्म, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का दर्जा दिया जाएगा। उन 54 गांवों में से एक गांव हमारा भारत का भी रहता है, उसका नाम ही है ढोरेडो। और ढोरेडो कहां पर है भैया? गुजरात में स्थित है, और यहां पर रण उत्सव का हर वर्ष आयोजन होता है, जो काफी शानदार दिखता है। इसके पहले भारत का एक और गांव पोचमपल्ली है, जो 2021 में सर्वश्रेष्ठ गांव के पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया जा चुका है। ये न्यूज है। अब पेंशन सूचकांक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें टॉप नीदरलैंड ने और भारत का 45वां स्थान है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी ये। भूख सूचकांक में देखते हैं। देखो भूख सूचकांक में ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है ना, यहां जानकारी ये रखनी है कि यहां 4 देखो कैटेगरी बनाई जाती हैं, 4 यहाँ इंडिकेटर होते हैं। 4 इंडिकेटर में पहला कौन सा है भाई? पहला है आपका अंडर नोरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहीं पर समझ लो इस इंडेक्स को। अंडर नोरिशमेंट का मतलब होता है जहां खाने को कम मिले, कुपोषण वाली समस्या, और चाइल्ड वेस्टिंग मतलब दुबलापन, है ना। बच्चा जो पैदा होता है, 5 साल के बच्चों को देखा जाता है, कौन सा? जो नॉर्मल उसकी लंबाई या मोटाई होनी चाहिए ना, लंबाई कम है तो चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है, अगर मोटाई कम है चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार है। डेथ हो जाती है, अगर मोर्टेलिटी रेट है, मर जाता है बच्चा, तो बाल मृत्यु दर की समस्या वहां पर है, देश में मौजूद है। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? चाइल्ड वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। बोले सीडब्ल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? सीडब्ल्यू चाइल्ड वेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में अगर सर्वाधिक केस वैश्विक स्तर पर देखा जाए, तो भारत में सर्वाधिक केस किसके हैं? चाइल्ड वेस्टिंग के ही। मेंस में भी यहां पर हम डाल सकते हैं, जब स्वास्थ्य वाले मुद्दे पर कभी भी लिखना हो, तो इस भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट आपको बतानी है कि यहां पर भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग के मामले हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट समझ में आया क्या है? अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहां से ज्यादा संभावनाएं हैं जो क्वेश्चन पूछी जाए इससे। और भारत की रैंक यहां पर क्या है भैया? भारत की रैंक समझो, यहां पर भुखमरी, ये ऐसे एक 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 बनाना है। ये एक क्या लग रहे हैं आपको? इंसान जैसे लग रहे हैं कि नहीं? बोले एक 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 इन सभी इंसानों को बराबर अगर बांट दोगे तो भुखमरी जैसी समस्या, भुखमरी है क्यों? किसी को खाने को बहुत मिल रहा है, किसी को खाने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तभी भुखमरी बनी हुई है ना। और बाकी भुखमरी से संबंधित आपका कौन सा एसडीजी है? एसडीजी 1 है कि नहीं है? तो एसडीजी 1 को ही 3 बार लिख दो यार, एसडीजी 1 को 3 बार लिख दो, यही भारत की रैंक हो गई। अब इससे ज्यादा क्या तरीके और बताए जाए ना कि याद रहे, परमानेंट याद रहेगा। अब ये नोबेल प्राइज पर आते हैं, आ जाओ नोबेल प्राइज यही याद कर लेते हैं ना। बाकी नोबेल प्राइज के बारे में इतना याद रखो, जो स्वीडन की संस्थान है उसके द्वारा ही नोबेल प्राइज सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन एक क्षेत्र शांति का है, यहाँ पर नॉर्वे की जो संस्थान है इसके द्वारा
शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है ना, वो पूछा जाता है कि जैसे अर्थशास्त्र में नोबेल किसको मिला है, व्यक्ति पूछा जाता है, ज्यादा चांसेस तो व्यक्ति के होते हैं, फिर अगर थोड़ा टफ बनाता है इसको तो कंट्री पूछ लेता है उसका, बस इससे बाहर ट्रेंड देख लेना पीछे का, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नोबेल प्राइज पर आते हैं तो सबसे पहला देखो यहाँ दिया हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल मिला हुआ है क्लॉडिया गोल्डिन को मिला हुआ है, और ये किस देश से आती है भाई, अमेरिका के देश से, अमेरिका से आती हैं। किस देश की हैं, अमेरिका की हैं। नाम क्या है, क्लॉडिया गोल्डिन नाम है। क्लियर। अब समझते हैं यहां पर, देखो इसको याद कर लें क्या, याद करने से पहले एक सेकंड रुकना, चार्जिंग लगा लेता हूं, है ना, एक सेकंड। चलिए चार्जिंग लग गया, अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो व्यक्तियों के नाम है और जो कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो कंट्री पहले टफ क्वेश्चंस जो बनाता है वहां पर पूछे गए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज मिला हुआ है या कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है उसे निकालकर पूछा जाता है आयोग के द्वारा। क्लियर। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। अब आ जाओ यहीं पर याद कर लेंगे चीजें, अगर यहां याद हो जाए तब तो करने का मजा आएगा, और यहीं याद होगा, बिल्कुल होगा। नोबेल प्राइज बिल्कुल ये जैसे ही आप अभी कंप्लीट करोगे इस स्लाइड को, उसके बाद आपकी जुबान पर हो जाएंगे वो। सबसे पहला क्या है, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसको मिला हुआ है, क्लॉडिया गोल्डिन को मिला हुआ है, और ये किस देश से आती है, अमेरिका से आती है। ये हमने देख लिया था। इसको याद करने का क्या तरीका है समझ लो पहले ध्यान से। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र बोले, अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ मतलब पैसा होता है ना, ध्यान से समझना। भारत की भी इकोनॉमी कैसे देखी जाती है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाती है, यानी कि लोगों के पास माना जाता है वहां पर पैसा बहुत है। अब पैसा से रिलेटेड हमने याद किया इसको गोल्ड से। पैसा से रिलेटेड या अर्थ, किसी क्षेत्र का अर्थशास्त्र, किसी देश का अर्थशास्त्र कब अच्छा होगा, उसके पास गोल्ड अच्छा होगा। तो गोल्ड अच्छा होगा यानी कि वहां पर लोग क्या होंगे, अमीर होंगे। ये क्यों बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना। वहां का अर्थशास्त्र अच्छा है क्योंकि वहां पर उस देश के पास में गोल्ड अच्छा है, और गोल्ड अच्छा है इसका मतलब वहां पे लोग अमीर हैं। अब गोल्ड से याद किया, नाम क्या है, गोल्डिन। क्या याद किया हमने, गोल्ड से गोल्डिन याद किया, तो नाम क्या है, क्लॉडिया गोल्डिन। तो गोल्ड उठाया और गोल्डिन याद हो गया हमें अर्थशास्त्र में, जिन्हें नोबेल मिला हुआ है। अब बोले किस देश से हैं, तो अमीर से हमने याद किया अमेरिका को। अमीर ज्यादा होते हैं लोग वहां के, जहां गोल्ड ज्यादा होता है, तो अमीर से अमेरिका याद हो गया। तो चाहे कंट्री पूछ ले अब आपसे इकोनॉमी में, चाहे आपसे पूछ ले किस व्यक्ति को मिला है, दोनों याद हो गए अब आपको। बेसिकली इन्होंने लेबर मार्केट को लेकर के हमारी समझ बेहतर हो इस संदर्भ में ही इन्होंने रिसर्च की हुई है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरा आते हैं शांति के क्षेत्र में। देखो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अब नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, ये तीनों कंट्री अब आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे जब नाम दिया जा रहा है आपको, है ना। जब स्कैंडिनेवियन कंट्री समझाया था पिछले वीडियो में, बहुत अच्छे से समझा दिया था कि नॉर्डिक कंट्री कौन से, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं। तो यहाँ शांति के क्षेत्र में किसको मिला हुआ है, शांति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, विवादित नाम रहा था, ईरान की है आपकी नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी देखो ह्यूमन राइट्स के लिए वहां पर लड़ती हैं, तो महिलाओं के लिए, महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए लड़ने वाली महिला हैं। और बेसिकली इनको ईरान सरकार ने उठा करके जेल में डाल दिया था, क्योंकि ईरान में इस समय जो वर्तमान में सरकार है वो कट्टरपंथी समुदायों की सरकार है। इस कारण से जो भी ह्यूमन राइट्स के लिए, बेसिकली मानव के लिए शरीयत में बहुत सारी बातें जैसे जो दी हुई हैं, जो मानवाधिकारों के, खासकर महिलाओं के संदर्भ में विरोध किया गया, और विरोध करने के चलते ही ईरान सरकार ने उठाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा था उस समय ये ईरान की जेल में ही मौजूद थी। नाम क्या था भैया, नरगिस क्या नाम था, नरगिस मोहम्मदी नाम था इनका। आसान है ना, ये तो आसान है याद रखना। तो जो जो टफ है थोड़ा सा उसको हम याद करेंगे। जैसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में जान ओलव फाशे को मिला हुआ है, और ये नॉर्वेजियन लेखक हैं, यानी कि नॉर्वे से आते हैं। नॉर्वे को याद करो, हमने जहां भी इंडेक्स में याद किया है नॉर्वे से याद किया है ना। अब साहित्य बोले तो लिटरेचर की बात की जाती है। लिटरेचर अगर कोई जान से संबंधित है आपकी, है ना, जान से या ओलव से संबंधित है, और आप उसमें फंसे, जैसे ही उस लिटरेचर में आप फंसे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ना रोवे। ठीक है, ना रोवे से नॉर्वे, और लिटरेचर में अगर आप फंसे, फंसे से फांसे हो गया, और फांसे आपके किस देश से हैं, नॉर्वे से हैं। याद, क्लियर। अब आते हैं रसायन। रसायन बोले तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे मिला हुआ है, बोवेंडी को। देखो लास्ट के याद किया करो, जहां लास्ट के जरूरी हो मोस्टली आप कोशिश किया करो, आगे के आपके एब्रिविएशन यूज किए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले जो हैं आपके वो देखो एब्रिविएशन कम चांस होते हैं। तो यहाँ बोवेंडी, ब्रूश और एलेक्सी एकीमो। ठीक है, क्या नाम है, बोवेंडी, ब्रूश और एकीमो। पूरा नाम मत याद करो, खाली बोवेंडी याद कर लो, ब्रूश याद करो, एकीमो याद कर लो। याद करने का बढ़िया तरीका क्या है, देखो आपने केमिस्ट्री का क्या लिखा भैया, सी लिखा। क्या लिखा, केमिस्ट्री का सी आपने लिख लिया। सी आप समझ जाओगे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिर आपने BBA लिखा, पीछे से पढ़ोगे तो ABC ही आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखते चलना, सारी चीजें जो बताई जाएं याद हो जाएगा।
तो सी आपने लिखा यानी कि केमिस्ट्री से संबंधित है, और बीबीए क्या याद किया आपने, बीबीए याद कर लिया। एक बी का मतलब है बोवेंडी, दूसरे बी का मतलब है ब्रूज, और एक ए का मतलब है एकीमो। ठीक है, तो ये तीनों हैं जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है, और तीनों ही आपके अमेरिका से आते हैं। किस देश से आते हैं, तीनों अमेरिका से आते हैं, बहुत आसान है याद करना। अगला पुरस्कार है भौतिक में, फिजिक्स में देखो क्या है, इसको कैसे याद करोगे, पहले देखते हैं नाम क्या है। एगोस्टिनी नाम है, क्राउज नाम है, और हुई लायर नाम है। ठीक, हुई लियर या हुई लायर कुछ भी पढ़ते हैं इसको। तो आसान कैसे याद रखना, देखो भौतिक विज्ञान की बात है तो इसको आपको भौतिकता से याद करना है। भौतिकता से ही आपको ट्रिक बनानी है। और भौतिकता आपके जीवन में, देखो भौतिकता आप कब छोड़ सकते हो, जब आप एगोइस्टिक नहीं होगे। ठीक है, ध्यान सुनना, एगोइस्टिक जब आप नहीं होगे तो आप भौतिकता छोड़ दोगे। तो एगोइस्टिक से आपको याद आ गया एगोस्टिन, एगोस्टिनी को जो है आपका नोबेल प्राइज मिला हुआ है भौतिक विज्ञान में। दूसरा क्या है भैया, दूसरा आप क्राई नहीं करोगे भौतिक चीजों के लिए, तो क्राई से आपका क्राउज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, पहला आपको एगोइस्टिक नहीं होना पड़ेगा, तो एगोइस्टिनी को आपको क्या मिला हुआ है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल। दूसरा आपको देखो क्राई नहीं होना है, तो क्राउज को क्या मिला हुआ है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति हैं। और तीसरा आपको लायर नहीं होना है ना, जो हु लियर या हु लायर, लायर मतलब झूठा होता है। तीसरी बात है आपको झूठ नहीं बोलना है ना, हु लायर नहीं बनना है। तो तीन व्यक्ति जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो तीनों व्यक्ति आपको याद हो गए होंगे। तीनों व्यक्ति आपको कैसे याद हुए, आपने भौतिकता से जोड़कर, जो ट्रिक बनाई है वो भौतिकता से जोड़कर, है ना। भौतिकता मतलब होता है जो मेटेरियलिज्म होता है, उससे आपको जोड़ करके ये ट्रिक याद करनी है। तो बोले एगोइस्टिक नहीं होना है, क्राई नहीं करना है इन चीजों के लिए, और लायर नहीं होना है। तीनों चीजें भैया ही अपना लो तो आपको क्या है, भौतिकता को आप त्याग दोगे, यानी कि भौतिक विज्ञान के आपको याद हो गए यहाँ से नोबेल प्राइज। हमें तो ये याद करने हैं भाई, है ना, हम अपनी ट्रिक इसलिए बना रहे हैं। और आपका लास्ट आता है भैया चिकित्सा विज्ञान में। बोले तो चिकित्सा विज्ञान में जब आपको नोबेल प्राइज याद करना है, बहुत आसान है याद करना। कैसे, देखो चिकित्सा मतलब आप चिकित्सा के लिए कब जाओगे, बस वही कहानी है। इंसान चिकित्सा के लिए कब जाता है, बोले जब किसी व्यक्ति में बहुत लीन हो जाता है और उसके लिए वह विष खा लेता है। मैन, वह मैन क्या करता है, विष खा लेता है, तो उसको चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। बस यही हमारी ट्रिक है। लीन से क्या है याद किया आपने, कैटालीन को याद किया। ठीक है, लीन से आपने कैटालीन याद किया, और विशमैन आपके दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल मिला हुआ है। और दोनों ही आपके देखो, जो कैटालीन है वो हंगरी अमेरिका के हैं, और जो आपका विशमैन है ये अमेरिका के हैं। ठीक है, क्लियर। तो दोनों व्यक्ति कौन है भैया, बोले चिकित्सा की जरूरत कब, जब व्यक्ति लीन, लीन से याद हुआ कैटालीन, और लीन हुआ तो उसने क्या किया, विष खा लिया मैन ने, तो उसको चिकित्सा की जरूरत पड़ जाएगी। तो दोनों आपके नाम याद हो गए। अब बताओ भैया, नोबेल जो आपको नाम दिख रहे थे इतने कठिन लग रहा था याद करना, याद हो गया आसानी से, रिवाइज करने। अर्थशास्त्र, बोले अर्थशास्त्र मतलब गोल्ड होगा, गोल्ड होगा अमीर होगा, अमेरिका हो गया, और गोल्ड से गोल्डन हो गया, है ना, क्लॉडिया गोल्डन, ये अर्थशास्त्र की। अब दूसरा कौन सा है भैया, शांति का। शांति का सभी ने नाम सुना, नरगिस मोहम्मदी का, इनका विवाद हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी उनके नाम को लेकर के, तो जरूरी नहीं इनका याद करना। केमिस्ट्री, बोले सी से हमने बीबीए याद किया था, बी मींस बोवेंडी, ब्रूस, और ए मींस है एकिमो, तीनों याद हो गए। अब अगला भौतिकता से याद किया था। भौतिकता कब, जब इगोइस्टिक आप नहीं रहोगे, क्राई नहीं करोगे, क्राउज हो गया, और आप लायर नहीं होगे, हु लायर हो गया आपका तीसरा। तो तीन व्यक्ति हैं ये आपके जो भौतिक फिजिक्स का आपको नोबेल है। और आपका चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, चिकित्सा की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप किसी में लीन हो जाओगे और विष खा लेगा मैन, तो ये विषमैन खा लिया, लीन हो गया था, तो लीन और विषमैन, कैटालीन और विषमैन, ये दोनों आपके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पा रहे हैं। बहुत आसान है याद करना, याद कर लिया, चुटकियों में याद हुआ, कठिन होता ही नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन इजिली देने की कोशिश करोगे तो कोई भी फैक्ट आपका कठिन नहीं होता है। और कुछ मजेदार तरीके बना करके हम यहाँ कोशिश करते हैं कि वो फैक्ट्स आपके ब्रेन में क्या हो जाए, सेट हो जाए। फिर टाइम्स की देखो मैगजीन आ गई, सॉरी टाइम्स की बता रहा हूं, मैगजीन आ गई। टाइम्स की आपकी रैंकिंग आ गई। हमने टाइम्स की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ी थी पीछे, पीछे की इंफॉर्मेशन आपको बताते हुए चलता हूं, ताकि आपका जो डेटा है ना, ये करंट की जो न्यूज है, ये आप कनेक्ट कर पाओ। हमने टाइम्स की पढ़ी थी एशिया की यूनिवर्सिटी, यानी कि जो एशिया के विश्वविद्यालय हैं, हायर एजुकेशन के जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग निकाली जाती है। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बताई थी संगाई, और भारत की बताई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद है। अब वैश्विक स्तर पर देखा जाएगा तो वैश्विक स्तर पर जो टॉप करेगा, चूंकि टाइम्स कहां की है, ध्यान करो, टाइम्स है यूके का। अब बोले टाइम्स जब यूके की है भैया, तो यूके की टाइम्स, ये द है, द हायर एजुकेशन, याद रखना। द हायर एजुकेशन मतलब, सॉरी द मतलब टी का मतलब क्या है, टाइम्स, एच है हायर, और ई है एजुकेशन, तो इसी को शॉर्ट में एब्रिविएशन इसका द है, लेकिन हम टाइम्स के रूप में इसको पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो टाइम्स जो है द हायर एजुकेशन, ये ब्रिटिश मैगजीन से रिलेटेड है। अब ये ब्रिटिश मैगजीन है तो ब्रिटिश की ही कोई यूनिवर्सिटी बताया था टॉप करेगी, तो इसीलिए जो द यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की जो रैंकिंग वैश्विक स्तर पर आती है यूनिवर्सिटीज की, वहां पर जो टॉप करती है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करती है। और जब अमेरिका की आई थी, याद करो, तो वहां पर एमआईटी करती है। एमआईटी कहां पर है भैया, ये अमेरिका में है। और जब द यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन की आती है रैंकिंग, तो ये ब्रिटेन की ही कोई यूनिवर्सिटी रहेगी जो टॉप करेगी। इसीलिए ब्रिटेन की जो ऑक्सफोर्ड है लगातार 8वीं बार यहां पर टॉप की हुई है। ठीक है,
एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो हमने टाइम्स द हायर एजुकेशन में देख लिया, टॉप किया हुआ ऑक्सफोर्ड ने। अब भारत में भैया, भारत देखो यार, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी होगी, आप कॉमन सेंस पर लगाओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जो 200 से 250 की कैटेगरी में शामिल हुई होगी, यानी कि टॉप 200 तक तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी है ही नहीं वैश्विक स्तर पर जो कम्पिटिट कर पाए। फिर 200 से 250 में यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, बहुत ईजी है याद करना, क्योंकि हमने टाइम्स में देख लिया था किसने टॉप किया था। बोले जब एशिया में इसने टॉप कराया भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को, तो बोले जब वैश्विक स्तर पर होगी तो वहां भी टॉप कौन करेगा, 200 से 250 में वैश्विक स्तर पर कौन आएगा, यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु आएगा। इजी है कि नहीं याद करना। अब आते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। देखो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जोड़कर याद कर लो तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर रटने में बड़ी दिक्कत होती है, रट तो रहे हो फिर, है ना। तो उसको जारी कौन करता है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये मिलकर के इसको जारी करते हैं। बात करते हैं किसने टॉप किया है यहाँ पर। देखो ह्यूमन जो फ्रीडम है, ह्यूमन फ्रीडम में यहाँ पर जोड़ना है ना, तो बढ़िया से जोड़ो, कौन से कंट्री हम पढ़ चुके हैं वहां से जोड़ दो। जहां ह्यूमन फ्रीडम होगा वहां पर लोगों को, देखो टैलेंट लोगों में ज्यादा होगा, और टैलेंट ज्यादा होगा तो लोग इनोवेशन ज्यादा करेंगे। ठीक है, इन सारे इंडेक्सेस को एक साथ जोड़ दिया। तो ह्यूमन फ्रीडम जहां ज्यादा है वहां लोग टैलेंटेड ज्यादा होंगे, और टैलेंटेड ज्यादा होंगे तो इनोवेशन ज्यादा करेंगे। और इन सभी में टॉप कौन कर रहा है भाई, स्विट्जरलैंड। प्यारा सा स्विट्जरलैंड है जो इन सभी जगहों पर टॉप करता है। टैलेंट से जुड़ा हुआ एक टैलेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आएगा, यहां भी स्विट्जरलैंड ही टॉप करेगा। अब बोले स्विट्जरलैंड ने जिन जिन इंडेक्सेस में टॉप किया है वो हमने यहां जोड़कर एक कहानी बना ली है। जैसे ही हमने एक कहानी बना ली, ह्यूमन फ्रीडम से जोड़कर बनाई कहानी, तो जैसे ही ह्यूमन फ्रीडम आएगा, किसने टॉप किया भैया, स्विट्जरलैंड। अब जहां ह्यूमन फ्रीडम थी हमें तुरंत याद आ जाएगा, वहीं पर लोगों में टैलेंट ज्यादा होगा, है ना, वहां का ह्यूमन टैलेंटेड बहुत होगा। जो टैलेंटेड जब ज्यादा होगा तो इनोवेशन ज्यादा करेगा। तो हर जगह पर भैया कहां का मानव टैलेंटेड होगा, कहां का मानव इनोवेटेड ज्यादा होगा, स्विट्जरलैंड का होगा। तो टॉप कौन करेगा, स्विट्जरलैंड टॉप करेगा इन सारे इंडेक्सेस में। और भारत की रैंक क्या भैया, 109। अगर मैं पूछूं 109 और कहां पर थी, याद है एसडीजी जब रिपोर्ट आई थी तो एसडीजी रिपोर्ट में भी भारत की रैंक कितनी थी भैया, 109। और टॉप 3 कंट्री भी बोला था वहां पर, याद कर लो, फिनलैंड था, है ना, स्वीडन था, और फिर नॉर्वे ना होकर के क्या था भैया, डेनमार्क था। याद है टॉप 3 कंट्री, पिछला वीडियो दोबारा देख लेना, है ना, दोबारा देखना, और वो चीजें जरूर फोकस की जा रही हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अब टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बोला था, टैलेंट में या टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में, दोनों जगहों पर कौन टॉप है, दोनों जगहों पर ही ये स्विट्जरलैंड आपका टॉप कर रहा है। ठीक है, भारत की क्या स्थिति है, भारत की यहाँ पर 103 रैंक है। अगली न्यूज है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को लेकर के, और लास्ट इंडेक्स है इस मैगजीन का। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को लेकर के अगर इजीली समझने की कोशिश करो टॉप कौन करेगा, चलो कुछ कहानी से इसको दिमाग में अपने इस फैक्ट को पहुंचाते हैं। देखो कहीं पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कानून का वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। बोले वहां पर रूल ऑफ लॉ स्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। तो रूल ऑफ लॉ कहां पर स्टेब्लिश है, बढ़िया से डेनमार्क में। इसीलिए डेनमार्क करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी कहां पर आता है, टॉप में आता है। यानी कि जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है, उसका रीजन हमने पाया क्योंकि वहां रूल ऑफ लॉ बहुत बेहतर तरीके से लागू किया गया है। लोग कानून को अच्छे से मानते हैं, वहां पर उसका अनुपालन करते हैं, तभी वहां पर करप्शन भी ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो करप्शन परसेप्शन हो चाहे रूल ऑफ लॉ हो, दोनों जगहों पर डेनमार्क है। और भारत की रैंक यहां याद कर लेना, इसको रट लेना, 79 है। अब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ध्यान से समझना, ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सबकी चर्चा हम कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी न्यूज हुई है रिपीट होंगी, साथ ही घटनासार की जो वीडियो थी वहां भी इन सबकी चर्चा हो चुकी है। तो ये एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए पिछले 1 वर्षों में, ये रिवीजन टाइप से रहेंगे आपके लिए, मोस्टली आप पढ़ चुके होंगे। मैं उनको क्या करूंगा, डिक्टेशन में आपको वहां पर ध्यान दिलाते चलूंगा कि इस तरीके से हमने डिस्कस की हुई थी। ठीक है, आप भी ध्यान करते चलना, अगर अच्छा रिवीजन होगा तो याद आएगा, नहीं रिवीजन होगा तो नहीं याद आएगा। जैसे नाटो की भी हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की कि अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी क्षेत्र है, इसकी परिधि में आने वाले देशों का यह संगठन है, और सामूहिक जो है, जैसे कोई भी अगर आक्रमण होता है इन देशों पर, जैसे नाटो का हमने 31वां और 32वां सदस्य वहां पर देखा था। 31वां सदस्य कौन बना हुआ था भैया, फिनलैंड बना था 31वां सदस्य, और 32वां हमने स्वीडन देखा हुआ था। ये न्यूज कर चुके हैं ना। तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम ही है, और यहीं पर 75वीं वर्षगांठ, चूंकि 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, और 75वीं वर्षगांठ इस संगठन के द्वारा मनाई गई। और यह 75वीं वर्षगांठ कहां पर आयोजित की गई, मध्य वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में यह आयोजित की जाती है। क्लियर।
आगे बढ़े, अगला संगठन कौन सा है, G7 है। देखो अब G7 के बारे में हमने अच्छे से कर रखा है। देखो 7 जो आपके विकसित राष्ट्र हैं, मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं जीडीपी में, ठीक है, तो उन्हीं राष्ट्रों का ही समूह है G7। अब G7 के भी कितने वर्ष पूरे हो गए हैं भैया, 50 साल पूरे हो गए हैं। तो 50वां G7 कहां पर है, इटली में है। अब याद करो हमने 48वां भी पढ़ा था, 48वां कहां पर था, जर्मनी में था। 49वां कहां पर था भैया, जापान में था। 50वां इटली में हम इस बार 50वीं वर्षगांठ G7 की मना रहे हैं। इसको डिटेल से घटनासार में कर लिया था। वहीं 51वां अगर पूछा जाए आपसे कहां पर होना है, कनाडा में होना है। अभी देखो विवाद भी चल रहा है कनाडा को लेकर के, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है। देखो सरकार पर यह भी दबाव है कि कनाडा लगातार जब भारत के साथ इस तरीके से भारत पर प्रतिक्रिया दे रहा है खालिस्तान विवाद को लेकर के, तो भारत को भी G7 का विरोध कर देना चाहिए, है ना, भारत को शामिल होने से मना कर देना चाहिए कि हम G7 में इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति बनी हुई है, इसको तो आप देख रहे होंगे। लेकिन हमने देखा कि 48, 49, 50, 51 हमें पता है। 50वीं जो इटली में हुई आपकी अपुलिया में, इटली के अपुलिया में, ये 50वीं जो G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से हमने कर लिया था, नहीं किया है घटनासार में देख लेना जाकर के, बहुत बढ़िया से वहां पर किया हुआ है। भारत भी वहां पर शामिल था आउटरीच नेशन के रूप में, यानी कि जो आमंत्रित किए जाते हैं कंट्री, जो इसके सदस्य नहीं होते हैं, तो उन्हीं समूहों में भारत भी शामिल था और उन समूह को आउटरीच कंट्री के रूप में जाना जाता है। पीजीआईआई की भी चर्चा वहां पर की थी, कुछ कॉरिडोर भी बताए थे घटनासार में, अगर आपको याद होगा तो अच्छे से आपने वहां पर रिवाइज कर लिया होगा और आपको याद भी आ रहा होगा। यहाँ पर डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय सम्मेलन बैठक होती है। कहां पर होती है, देखो सऊदी अरब की कैपिटल है अबू धाबी में यह मंत्री स्तरीय बैठक होती है डब्ल्यूटीओ की। और यहाँ न्यूज ये है कि 2 जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ में शामिल किया गया है। तो ये 2 लीस्ट कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका नाम याद रखो, कोमोरोस है और तिमोर लेस्ते है। इस कारण अब जो है डब्ल्यूटीओ के सदस्य हो चुके हैं 164 से बढ़कर के कितने हो गए हैं, 166 हो गए हैं। और जो 2 देश कौन से शामिल किए गए हैं, कोमोरोस शामिल हुआ है और तिमोर लेस्ते शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो अगली कोप 14 को लेकर के है। देखो यार कोप 28 आपने याद कर ली, इतनी बार भैया बता दिया है। कॉप 28 कहां पर, दुबई में हुई है। और कॉप 29 भी आपको याद होगा अजरबैजान के बाकू में मैप में दिखाया हुआ था। यहीं आज आपको कॉप 30 भी देखने को मिलेगी। कॉप 30 भी आपकी घोषित कर दी गई है, ब्राजील में होनी है। क्लियर, कॉप 28, कॉप 29, कॉप 30 तीनों आपको यहीं से क्लियर हो गई। अभी आगे इसकी चर्चा भी होगी। ये यूएनएफसीसी की है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, सीबीडी की बतानी है, वो भी बता चुका हूं, घटनासार में बताई है। सीबीडी की बतानी है और यूएनसीसीडी, इन दोनों की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इसके बारे में बताना है। ये करंट की कहां पर होने वाली है, ये कमेंट आपका आना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक बात नहीं है भाई, आप अगर कमेंट नहीं करते हो। और घटनासार में अच्छे से वहां डिस्कस किया था। नहीं अगर आपने देखा है देख लेना, नहीं तो आपको गूगल करना है, नहीं पता है तो बताना आपको जरूर है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है भाई, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब ये कॉप 14 क्या है, कॉप 14 ये सीएमएस की है। सीएमएस बोले तो जो माइग्रेटरी स्पेसीज होती हैं उनको लेकर के जो कन्वेंशन होता है, जो माइग्रेटरी स्पेसीज हैं इसको लेकर जो कॉप 14 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 14वां जो सम्मेलन है, 14वां जो सम्मेलन है, वो भैया कहां पर हो रहा है ये समझना है। वो समरकंद उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका पिछला वाला जो कॉप 13 हुआ होगा, जो आपको पता है कहां पर हुआ था, कॉप 13 भारत में ही हुआ था। तो भारत में कॉप 13 हुआ था, लेकिन कॉप 14 ये कहां हो रहा है, उज्बेकिस्तान के समरकंद पे। तब ये बहुत महत्वपूर्ण था जब कॉप 13 था और यहां से प्रश्न भी आया हुआ था। आगे बढ़े तो नाम को लेकर के, देखो नाम क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट है। कब चला था पता होगा, जब शीत युद्ध चल रहा था। तो एक खेमा जो रूस का, यूएसएसआर का उस समय रूस खेमा था, दूसरा अमेरिका वाला खेमा था, है ना, एक पूंजीपति वर्ग था, एक साम्यवादी वर्ग था। एक खेमा चाहता था कि देश उनके खेमे में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो और दूसरा चाहता था कि हमारे गुट में शामिल हो। वही 1964 की बात है, जब 1955 की बात है, 1955 में ही एक नॉन अलाइन मूवमेंट रखा जाता है ना, नॉन अलाइन मूवमेंट। इसमें प्रधानमंत्री जो उस समय हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी भी सोच का एक उपज था ये कि यहां पर देखो हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट में शामिल होंगे। इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। उसी के तहत अभी इसका 19वां जो बैठक है, 19वीं जो शिखर सम्मेलन है, ये पूछा जाएगा कहां पर हुई है, कंपाला युगांडा में हुई है। कंपाला युगांडा में इसकी 19वीं बैठक होती है। नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट से निरपेक्ष रहेंगे सारे राष्ट्र जो भी इसके सदस्य रहेंगे। अभी वर्तमान में इसके सदस्य हैं 121। क्लियर, तो इसकी अध्यक्षता किसके पास आ चुकी है, युगांडा, है ना, युगांडा के पास 2024 से 2027 के लिए इसकी सदस्यता रहेगी नाम की। क्लियर बात है, समझ में आ गई। अब कॉप 28, इतनी बार भैया चर्चा हो चुकी कॉप 28 की। कॉप 28 दुबई में हुआ, कॉप 29 कहां पर होगा, अजरबैजान बाकू में होगा, और कॉप 30 कहां पर होगा, ये ब्राजील में होगा। यही कॉप 28 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी और मिलेगी। जब दुबई में होता है तो यही भारत के द्वारा बोला जाता है कि हम जो है कॉप 33 करेंगे। कब, 2028 में, याद कर रहे ना,
भारत से जुड़ी न्यूज है। अगर इस पर अप्रूवल मिल जाता है तो कॉप 33 कहां पर होगी भैया? कॉप 33 जो है भारत में होगी। ये चर्चा हुई कॉप 28 में। इसके पहले भी भारत में 2002 में कॉप हो चुकी है भारत में, और ये दूसरी कॉप होगी अगर कॉप 33 जो है भारत में हो जाती है। और किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है? 2028 के लिए। अब सभी राष्ट्रों की सहमति मिल जाएगी तो कॉप 33 जो है आपकी भारत में होगी। अभी कॉप 28, 29, 30 तो क्लियर ही है। 28 आपकी दुबई में हो रही है, 29 अजरबैजान बाकू में संभावित है, और 30 कहां पर होगी? ब्राजील में होगी। यहीं पर भारत के द्वारा दो इनिशिएटिव भी चालू किए गए। कौन से? एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, दूसरा ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव। ग्रीन क्रेडिट का मतलब है यही लाइफ की बात की जाएगी, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पढ़ा है ना सभी ने? तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यही कॉप 28 में भारत के द्वारा इस इनिशिएटिव को चालू किया जाता है, और बोला जाता है कि सभी राष्ट्रों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव को लागू करने की जरूरत है। दूसरा है ग्रीन राइजिंग, यानी कि हमारे जो युवा हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, जैसे जो ग्रीन हाउस को लेकर के जो भी समस्याएं, नकारात्मक प्रभाव हैं उनके अनुरूप, या क्लाइमेट चेंज के अनुकूल, एग्जाम्पल के तौर पर क्लाइमेट रेजिलियंस वाली जो कृषि है, जैसे कृषि के क्षेत्र से ये समस्या ग्लोबल वार्मिंग की पैदा होती है, तो इस संदर्भ में जो फसलें हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस जो आपकी क्रॉप्स हैं, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसे ही प्रोविजंस यहां पर किए गए हैं इस ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव में, और युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है इस संदर्भ में, क्योंकि युवा वर्ग जब अवेयर होगा इसके नकारात्मक परिणामों से, तभी जाकर के ये क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है। समझ में आ गया ये ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव क्या है और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव क्या है? क्लियर? ग्रीन क्रेडिट मतलब है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के संदर्भ में हम बेहतर कार्य कर सकें। ठीक, अब कॉप 29, कॉप 30 ये सारा हम देख चुके हैं। फिर है जीपीएआई। देखो जीपीएआई क्या है? ग्लोबल जो आपका पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हमने पीछे देखा कि जीपीएआई जो है 2020 में आता है, पीछे चर्चा हो चुकी है इसकी। जीपीएआई जो है आपका 2020 में आता है, और इस वर्ष जो अध्यक्षता है 2024 की अध्यक्षता किसके पास में है? भारत के पास में है। क्लियर? ये तो आप सभी ने देखा होगा कि 2024 में अध्यक्षता इसकी भारत के पास में है जीपीएआई की। इसी संदर्भ में जो ग्लोबल जो वर्ल्ड जो इंडिया आपका एआई समिट हुआ था वो हमने पढ़ लिया था, इंडिया का एआई मिशन ये भी पढ़ लिया था। पिछला वीडियो देखना जाकर के, बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है। और एआई पर ध्यान रखना, एआई पर क्वेश्चन इस बार जरूर देखने को मिलेगा। इतनी न्यूज देखो महत्वपूर्ण है, चूंकि जीपीएआई की अध्यक्षता भी भारत के पास है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनी माता कन्वेंशन, इस पर प्रश्न आ चुका है। आरओ में देखो आपका क्वेश्चन आया था मिनी माता कन्वेंशन को लेकर के। मिनी माता देखो जापान के क्षेत्र में, मिनी माता जापान में ही एक मिनी माता क्षेत्र है, यहीं पर सर्वप्रथम यह डिजीज देखने को मिली। बेसिकली यह जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, बायो में बताया था ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको प्रभावित करता है, और यह सर्वप्रथम बीमारी देखने को मिलती है जापान में, और वो भी मिनी माता में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मिनी माता रोग। और इसी से जूझने, इसी से लड़ने के लिए मिनी माता कन्वेंशन होता है। उसकी जो 5वीं बैठक हुई है वो 5वीं बैठक कहां पर हुई है? रोमानिया में हुई। सॉरी, बैठक तो हर बार देखो कहां पर होती है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में होती है, लेकिन जो 5वीं बैठक की अध्यक्षता है रोमानिया के द्वारा की गई है, ये बस आपको याद रखना है। और मिनी माटा का संबंध किससे है ये बता दिया आपको। होता क्या है, जब पारे की जो विषाक्तता है ये जल में जब बढ़ जाती है तो ये मिनीमाता डिजीज जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और देखो ये मछली में, जल में मछली रहती है और मछली के माध्यम से ही मनुष्य में पहुंचती है। या पारा, देखो पारा जब भी दूषित होगा, पारे से दूषित जल होगा, वो मछली के माध्यम से मनुष्य तक जाएगा और फिर यह मिनीमाता रोग देखने को मिलता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो मिनीमाता कन्वेंशन से यही क्वेश्चन आपसे बनेगा जो भी बनेगा। अब पहला देखो वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, एआई सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन जो हुआ है, ध्यान दो कि एआई पर बहुत अच्छे से हमने देखा था कि कानून बनाने वाला कौन सा देश है? बोले कानून बनाने वाला देश था ईयू। और ईयू से ही समझो यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम में ही एक ब्लेचले पार्क है। अब ब्लेचले पार्क का संबंध क्या है? ब्लेचले पार्क जब जर्मनी के द्वारा कुछ कोड भेजा गया था, एग्निमा, क्या नाम था? एग्निमा कोड शायद नाम था इसका, तो इसे पहली बार कोडिफाई डिकोड किया गया था किसके द्वारा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के द्वारा, जो एनिग्मा कोड, हाँ एनिग्मा कोड को डी कोड किया गया था सर्वप्रथम। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। तो एलन ट्यूरिंग, ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए फॉर एलन ट्यूरिंग, और यही फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? यही एलन ट्यूरिंग है। तो इन्होंने ही जिस जगह पर, उस जगह का नाम था ब्लेचले पार्क, और इसी ब्लेचले पार्क पर ही पहला वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन हो रहा है। ध्यान रखना, जब भी कहीं पहला हो तो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ये आपके एग्जाम में खूब बनता है। तो पहला एआई शिखर सम्मेलन है तो ये महत्वपूर्ण हो गया। जीपीएआई से संबंधित जो न्यूज है वो महत्वपूर्ण हो गई। तो अब एआई से संबंधित जितनी न्यूज है वो इजिली आपको समझ में आ रही होगी। अगली न्यूज पर चलते हैं भाई, 3 बेसिन समिट पर है। 3 बेसिन, ये 3 बेसिन कौन से हैं? जब आप ग्लोब पर देखोगे तो कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर बायोडायवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं वो 3 बेसिन यहां शामिल किए गए हैं।
तीन बेसिन कौन से हैं? पहला बेसिन है अमेजोन का बेसिन, दूसरा है कांगो और तीसरा है बोर्नियो मेकांग नदी का, है ना, जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है। तो तीन बेसिन भैया, एक कांगो का मध्य में है, एक देखो पश्चिम में आपका अमेजोन का, और तीसरा आपको समझ में आ रहा होगा ये मेकांग के क्षेत्र का जो बेसिन है। तो तीन बेसिन में बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक है, इसका क्षय हो रहा है बड़े पैमाने पर। देखो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी की क्षति देखने को मिल रही है, इसीलिए इसे बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए ही जो थ्री बेसिन समिट हुई है, ये याद रखना है कहां पर हुई है थ्री बेसिन समिट? ब्राजाविल में। और ब्राजाविल क्या है भैया? कांगो गणराज्य की, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो। ध्यान समझना, ब्राजाविल जो है डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल है। तो यहीं पर कांगो बेसिन के ही क्षेत्र में आपका डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो मौजूद है, इसी की कैपिटल में ही यह थ्री बेसिन समिट होती है। समझ में आ गया होगा आसानी से। G77 क्या है? अब G77 ये मत सोच लेना कि G7 गलत नहीं लिख गया, नहीं भाई, G77 जो है ये जैसे G7 विकसित देशों का एक समूह है, वैसे ही G77 आपका 1964 में 1964 में यह संगठन आता है और यह विकासशील देशों का संगठन है। यहाँ 77 विकासशील देश हैं, सामूहिक रूप से इसके सदस्य हैं सभी। तो इस G77 के बारे में याद रखो कि जो इसका वर्तमान समय में 2023 में देखो सितंबर में जो ये समिट आयोजित हुई है, कहां पर हुआ है ये सम्मेलन? हवाना क्यूबा में इसका आयोजन किया गया है। बस इतना महत्वपूर्ण है। इसकी थीम ज्यादा से ज्यादा देख लेना, इसकी थीम है वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका। जितने ही पीछे की न्यूज हो जाती है वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2023 वाले प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं। जैसे G20 शिखर सम्मेलन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, क्योंकि अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी और 22 से 23 तक के लिए। कब से कब तक के लिए? दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के लिए अध्यक्षता की गई थी। इसलिए G20 से आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस 2023 वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। थीम को लेकर के देखो, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। बाकी उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई, तो यूपी करंट से जो जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया वो यहां से देखो एक क्वेश्चन बनाया गया था। क्लियर बात है कि नहीं? और यहीं पर देखो अफ्रीकी यूनियन जो है ये नया सदस्य है, वो G20 में शामिल हुआ है। ये सारी न्यूज आप पढ़ चुके होंगे। आगे आते हैं, अब अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन देखते हैं। पिछले एक वर्ष में जो महत्वपूर्ण निर्वाचन हुए यही याद कर लेंगे, सारे याद हो जाएंगे टेंशन फ्री होकर के। अभी देखो कैसे वीडियो के साथ याद होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में देखा कि नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। कौन है भाई? कीर स्टारमर। आ जाओ याद कर लेते हैं कैसे, किसको हटाया इन्होंने? ऋषि सुनक को हटाया है कि नहीं हटाया है? दो पार्टी है वहां पर, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से ऋषि सुनक अभी तक प्रधानमंत्री थे और उन्हें हरा करके जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी के कीर स्टारमर वहां पर प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो न्यूज है, याद कैसे रखोगे? देखो ऋषि आपका सभी को पता होगा, ऋषि और स्टार है ना, जो सप्त ऋषि है ये क्या है अपने आप में? ये स्टार है कि नहीं है? तो ऋषि को हटा करके स्टार आया, कोई स्टार बोले तो स्टारमर आया हुआ है, याद हो गया? तो ऋषि सुनक को हटाकर कौन आया है यूनाइटेड किंगडम में? स्टारमर आया हुआ है। अगला कौन सा है? ईरान में नए राष्ट्रपति। ईरान में सभी को पता होगा कि ईरान में जब हमारे जो राष्ट्रपति थे, मतलब ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, तो इनका जो प्लेन क्रैश होता है तो नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। तो नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ है मसूद पेजेशकियन। अब याद कैसे रखोगे? देखो बहुत आसान है। रईसी तो पता है ना, जब रईसी इंसान की खत्म हो जाएगी, बोले तो रईसी खत्म हो गए। अब रईसी जब खत्म हो जाएगी तो इंसान क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। तो सूद से आपने याद किया मसूद, है ना, याद हो गया? रईसी जब निपटे तो मसूद जो है नए वहां के राष्ट्रपति बन गए ईरान के। बस हमें तो इतना याद करना है, हमें किसी तरीके से कुछ निमोनिक बना करके अपने जो फैक्ट्स है ना उनको याद रखना है। ये देखो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो की जो महिला पहली प्रधानमंत्री हैं, ये कौन बनी है? सुमिनवा तुलुका। तुलुका बोला था वहां पर, याद रखना, जब अफ्रीकन कंट्रीज बताए थे तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडोनेशिया के देखो प्रबोतो सुबियांतो हैं। अब फिनलैंड के कौन है भाई? फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर स्टब। अब टब से याद कर लो, फिनलैंड को हम कैसे पढ़ते हैं? फनलैंड से। अब बोले फन करना है लैंड पर, तो वहां पर अगर आपको टब मिल जाता है ना, फन करना है और वहां पर टब भी मिल जाता है, तो टब पर भी फन करोगे। टब से याद किया आपने स्टब को, ये याद हो गया। अब पोलैंड के देखते हैं नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पोलैंड के आपके डोनाल्ड टस्क बने हो। अब टास्क से याद करो इसको। पोलैंड को आपको क्या याद रखना है? पोल से याद करना है। देखो आपको अगर कोई टास्क दिया जाता है और अगर नहीं कर पाओगे तो आपकी पोल खुलेगी कि नहीं? तो बोले अगर पोल चाहते हो ना खुले तो आप इस जो टास्क दिया गया उस टास्क को पूरा करो। तो पोल से आपने याद किया पोलैंड को, टास्क से याद किया डोनाल्ड टस्क को, तो ये याद हो गया। डोनाल्ड टस्क इसके जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री मार्क लक्शन है। चलो ये तो हो गई, आप रटते तो रहते हो, चलो याद कैसे करोगे? न्यूजीलैंड को आपको न्यूज से याद करना है। कैसे? न्यूज में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? किसी भी न्यूज में आपको इलेक्शन की जानकारी मिली कि भाई लक्ष्मण जो है आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
तो बोले न्यूज से न्यूजीलैंड को याद किया और लक्षण से हमने मार्क लक्षण को याद किया है ना। न्यूज से इलेक्शन और इलेक्शन से जानकारी मिलती है कि लक्षण आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और न्यूज से ही आपने न्यूजीलैंड को याद कर लिया। तो कीवर्ड भी जो निकाले जाते हैं उसी कंट्री से जोड़कर निकालोगे तो आपको इजीली याद रहेगा। फिर बात करते हैं इक्वाडोर की। अब देखो इक्वाडोर में डेनियल नोबोवा बने हुए हैं, ये भी बहुत आसान है याद करना। कैसे? इक्वाडोर से आपने डोर को निकाला। बोले डोर पर आपने देखा कि इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति के लिए चुनने के लिए लड़ने कौन आया? बोले बउआ आया है कोई, ठीक है। बउआ बोले तो छोटा सा बउआ को आया हुआ। कैसे याद भी ऐसे रहेगा कि सबसे जो युवा निर्वाचित अभी तक इक्वाडोर के इतिहास में निर्वाचित सबसे युवा जो राष्ट्रपति हैं वो यही है, डेनियल नोबोवा, है ना। अब बउआ से आपने याद किया नोबोवा, ठीक है, और इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं तो डोर से आपने याद कर लिया इक्वाडोर को। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? डेनियल नोबोवा बन गए हैं। क्लियर, ये याद हो गया। आगे न्यूज क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय आपदा है। दो ही आपदा है प्रमुख जो पिछले, बस इसके बाद में ये अंतरराष्ट्रीय न्यूज आपका खत्म हो जाएगा। दो आपदा कौन सी हैं? एक टाइफून यागी है और दूसरा टाइफून आया है आपका रेमल है। ठीक, समझते हैं। यहाँ पर टाइफून यागी कहां पर आया है? टाइफून यागी आपका उत्तर जो प्रशांत क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र, कहां पर भाई? जब आपने साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र देखे थे वहां पर आपने थाईलैंड, है ना, थाईलैंड चलो, वियतनाम, हाँ थाईलैंड, फिलीपींस और लाओस, ये सारे कंट्रीज हम देख चुके हैं। अब इन क्षेत्रों पर ही प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो टाइफून देखने को मिला है उस टाइफून का नाम ही है यागी। पहला तो ये याद रखना यागी है, और यागी का बेसिकली अर्थ होता है बकरी। बकरी कह लो या मकर राशि कह लो, ये यागी का अर्थ होता है, जापानी भाषा का ये शब्द है। अगली बात यह है कि भारत के द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन सद्भाव, हमने पीछे भी देख लिया कि यहाँ को लेकर के भारत एशिया आसियान के संबंध देख लिए हैं। बाकी जितनी महत्वपूर्ण न्यूज यहाँ से निकल कर आई है सारी देखी हमने साउथ ईस्ट एशियन से रिलेटेड, इसीलिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को हमने मैप पर देखा था। अब यहीं पर एक टाइफून और आ गया है, टाइफून यागी, पिछले 1 वर्षों में, और इस टाइफून में लोगों की मदद करने के लिए भारत के द्वारा इस क्षेत्र में सद्भाव बढ़ाना है, तो इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च कर दिया और इसके तहत $1 मिलियन मूल्य की मानव राहत सहायता भी दी हुई है इस क्षेत्र में जो भी इससे प्रभावित हुए हैं। किससे? टाइफून यागी से। फिर अगला चक्रवात कौन सा है? अगला चक्रवात है रेमल। अब रेमल जो देखो, एक तो पूछेगा कहां पर आया, तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये आपका जो चक्रवात है देखने को मिला है। और ये नामकरण किसने दिया था? ओमान ने दिया था। ओमान पढ़ना है इसको, है ना। रेमल, हम मल बोले तो गंदगी, गंदगी जो है मैन वोमेन की तुलना में किसके ज्यादा देखने को मिलती है? कौन गंदा रहता है? तो ओमैन, ठीक है, ऐसे याद हो गया। ओमैन आपको रेमल से याद हो जाएगा, ठीक है। तो रेमल जो है आपका, जो ये साइक्लोन है, ये चक्रवात रेमल है, इसका नामकरण ओमान ने दिया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है। क्लियर। और यहां पर देखो भारत के द्वारा इसका आकलन करने के लिए कि कितना देखो यहां पर क्षति हुई है, इसके लिए जो आपका तटरक्षक पोत है वरद भेजा गया था। हो सकता है ये इस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, लेकिन ज्यादा प्रश्न कहां से बनता है, चांस होते हैं कहां पर, किस क्षेत्र में आया हुआ? मैच दी फॉलोइंग में आ जाता है, इधर चक्रवात देता है, इधर क्षेत्र देता है। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है किस देश के द्वारा यह नामकरण किया गया, तो कौन सा देश है? ओमान है। हमने मल से ओमान को याद कर लिया, नाम भी याद हो गया। अब इस तरीके से देखो आपका जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल परिदृश्य वाला, यानी कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य वाला जो भी आपका भाग है वो कंप्लीट हो गया है। आगे आपको बताया देखो जो संक्षिप्तकी वाला पार्ट है वो पीपी सर के द्वारा किया जाएगा, और थोड़ा तब तक की ये जो हाथ है ना ये भी अपना सही हो जाएगा, बढ़िया से काम करने लगेगा। अभी लिखने में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो चलो फिर वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आगे फिर संक्षिप्तकी के बाद में आर्थिकी वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और वैज्ञानिक परिदृश्य वाला है जो उसको कंप्लीट करेंगे। बढ़िया से कंटिन्यू आप क्लास करते रहना, ताकि दिसंबर में यदि एग्जाम होता है अपना तो वहां तक आप कई बार रिवाइज कर लो, तभी आपकी रेगुलर क्लासेस देखो ये चलती रहेगी। ठीक है, चलो फिर वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर, और बताना भाई मजा आया कि नहीं आया, जिस तरीके से याद कराने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।